हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही है और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है आपकी पॉलिटी यूपी ट्रिपल एस सी पैट को आधारित है। उसमें जो भी आपके टॉपिक हैं पॉलिटी के वो सारे हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है संघीय प्रणाली। क्या संघीय प्रणाली है आपका, और एक है आपका न्यायिक ढांचा, जिसे बोलते हैं हम न्यायिक ढांचा, जिसके अंदर उच्च न्यायालय, एक तो आएगा आपका उच्च न्यायालय, ठीक है, और एक आएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। दो न्यायालय इसके अंदर आते हैं। तो इनसे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन अब कराने वाले, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। कौन थे वो थे आपके बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, बीपी सिंह थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो घोषणा की थी वो 1990 में की थी, 1990 में की थी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी। तो ये लगभग इनकी अवधि थी पहली बार जब बने थे 2 हफ्ते। कितनी? 2 हफ्ते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, 2 हफ्ते थी, ठीक है ना। कब बने थे? 1996 में बने थे पहली बार, ठीक है। ये 2 हफ्ते तक चली थी, यानी कि इसकी अगर आपसे डेट पूछ ले तो आपको डेट इसमें बतानी है कितनी। ये चली थी 16 मई। कब? 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक ये चली थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है? तो ये अनुच्छेद आपका 75 का 1, यानी 75 की 1 में ये संविधान में अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। किसने नहीं संभाला? मोरारजी देसाई, देवीलाल, बीपी सिंह या लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बीपी सिंह भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है, उन्होंने कभी कार्य नहीं किया है। ये बल्कि प्रधानमंत्री रहे हैं 2 दिसंबर, नोट करेंगे सभी, 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक ये रहे हैं, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। और यहीं आपसे मोरारजी देसाई के बारे में पूछ ले तो इनका जो कार्यकाल था वो था 21 मार्च से लेकर के 21 मार्च डेट थी 1967 से लेकर के 6 दिसंबर 1969 तक ये रहे थे, ठीक है ना। और थे आपके कौन? देवीलाल। देवीलाल जो थे इनका कार्यकाल कितना था? देवीलाल का कार्यकाल कितना था बताइए? 2 दिसंबर से 2 दिसंबर 1989 से 21 जून तक रहे थे, 21 जून 1991 तक रहे थे, ठीक है। ये इनका कार्यकाल था। ये इनके जो मैं आपको बताया, बीपी सिंह का तो था प्रधानमंत्री के पद पर कार्यकाल, बाकी इनका उप प्रधानमंत्री के, मोरारजी देसाई का उप प्रधानमंत्री के पद पर था कार्यकाल और देवीलाल का उप प्रधानमंत्री। और बात की जाए लाल कृष्ण आडवाणी तो इनका था 2002 से लेकर के 2004 तक, ठीक है, इनका रहा था। डेट अगर पूछ ले तो 29 जून 2002 लिख लीजिएगा, 29 जून 2002 से लेकर के 22 मई 2004 तक रहा था कार्यकाल इनका, ठीक है। चलिए, उप प्रधानमंत्री के पद पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम या मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल थे प्रथम गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और सरदार पटेल को क्या बोला जाता है? सरदार पटेल को, इनका पूरा नाम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लौह पुरुष के नाम से, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन
मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ये उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे। कैसे? पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक इनका कार्यकाल रहा था उप प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा वो तो कंप्लीट हो गया है। एक टॉपिक मैंने आपको बताया था, कौन सा टॉपिक था वो? संघीय प्रणाली का जो टॉपिक था वो तो हमने कंप्लीट करा दिया आपका। अब हम कराने वाले हैं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए पहला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो ये है आपका 5 वर्ष की। कितने? 5 वर्ष की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, 5 वर्ष की कम से कम। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेषक देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उत्प्रेक्षक, उत्प्रेक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी कौन? फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा, फातिमा बीबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन थी? ये भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। इनका कार्यकाल कितना रहा था? ये कब तक रही थी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो लगाइएगा 6 अक्टूबर 1989 से लेकर के 24 अप्रैल, कब तक? 24 अप्रैल 1992 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, और एक थी लीला सेठ। कौन? लीला सेठ। लीला सेठ कौन थी? तो लीला सेठ जो थी ये मुख्य न्यायाधीश थी, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। कौन? प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की थी। ठीक है, ये भी नोट करेंगे सभी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अभी बताया एम फातिमा बीवी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कम से कम 5 होनी चाहिए। ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में आता है? ये आता है आपका 145 के 3 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलें। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो ये कार्यकाल जो होता है वो कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, 5 वर्ष का होता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 155 के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ़ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्रदान है? किसे प्रदान है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किसे सजा माफ़ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये है आपको आपके राज्यों के राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। किस अनुच्छेद में है? ये 161 में है। ठीक है, राज्यपाल जो है राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दंड को स्थगित तो कर सकता है, लेकिन ये अगर मृत्यु दंड है तो उसे माफ़ नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना है। ये मृत्यु दंड की सज़ा को स्थगित कर सकता है लेकिन माफ़ नहीं कर सकता। माफ़ करने का जो अधिकार है किसे प्राप्त है? कमेंट करके बताइए, मैंने अभी कल आपको बताया था इस बारे में। चलिए अगला है,
अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल की बात की जाए तो ये आपके हैं कौन? विद्यासागर राव। सी विद्यासागर राव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ आपका राइट आंसर, विद्यासागर राव महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल है। राज्यपाल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसमें है महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल कौन है। अच्छा, ओहो, देखिए अब आप कहोगे सर ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन आपने पूछ लिया, 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल। तो मैं आपको बता दूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे, तो इसीलिए ये इसमें क्वेश्चन आ गया है, ध्यान नहीं दे पाए हैं। तो जो फिलहाल वर्तमान में है, तो वर्तमान में आप हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी यानी कि 2019 के आसपास कौन थे? विद्यासागर थे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कौन है यह आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल की यहाँ बात की जाए तो वो सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सरोजनी नायडू थी प्रथम महिला राज्यपाल। बात की जाए यहाँ पर ये किस राज्य की थी, किस राज्य की राज्यपाल थी बताइए। आंसर करेंगे, इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। आज आपको मैं कमेंट के होमवर्क के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो सभी का बताना है आपको, ठीक है। ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी प्रथम? और मैं आपको बता दूँ ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। कौन? पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और इन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो 1925 में की थी, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये गलत हो जाएगा। अगला है केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? 155 के अंतर्गत आता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो प्राधिकारी जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बताइए। पहला कथन आपका है वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है, क्या ये आपका सही हो जाएगा? आंसर करते रहिएगा, ठीक है। क्या ये सही हो जाएगा? अगला है वह एंग्लो इंडियन समुदाय में राज्य विधानसभा के लिए है, यह सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आंसर करें सभी। अच्छा, वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे कौन सा सही है, तो इसमें से कोई सा भी सही नहीं है, यानी कि दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही क्या होना चाहिए था? तो सही होना चाहिए था यहाँ 1/4 की जगह 1/6 आना चाहिए था, और यहाँ 2 की जगह 1 आना चाहिए था। 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, और यहाँ पर राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ये आना चाहिए था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? किसे प्राप्त? कौन सा अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 213 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? किसे होती है? राज्यपाल को होती है। किसे? राज्यपाल को होती है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? किसके विरुद्ध? राष्ट्रपति के या राज्यपाल के? राज्य के राज्यपाल के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, भारत के उपराष्ट्रपति के? किसके विरोध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर आपका
बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है क्या? विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, क्यों हो जाएगा उच्च न्यायालय ये विशालतम न्यायिक प्राधिकरण? क्योंकि यहाँ पदों की संख्या के आधार पर ये विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है या इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इसमें कितने न्यायाधीश हैं? आई थिंक 160 के लगभग इसके अंदर न्यायाधीश हैं। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पर जो उच्चतम न्यायालय के सदस्य हैं संख्या जो है वो लगभग 34-35 के लगभग, मुझे पता नहीं है तो मैं आपको बता भी नहीं रहा। ठीक है, बेकार मैं आपकी कुछ ना कुछ गलत मैं बता दूं फिर आपको दिक्कत हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसका, हाँ ये ध्यान रखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, नवसृजित उच्च न्यायालय है, नवसृजित उच्च न्यायालय कौन सा है बताइए? तो आंसर करेंगे मेघालय, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इनका गठन 2013 में किया गया था। कब? 2013 में इनका गठन किया गया था। और देखिए आंध्र प्रदेश जो है ये अलग से लिखिएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर अमरावती में, कहाँ? अमरावती। ठीक है, अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कौन से? 25वें। अगला है भारतीय, देख लेता हूँ मैं कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी। 1 2 3 4 क्वेश्चन है। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? ये बताइए किस अनुच्छेद में मिलती है? ये मिलती है आपकी 169 169 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 169 में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम हो सकते हैं आपके 60 और अधिक से अधिक हो सकते हैं आपके 500। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 एवं 500। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? ये 170, अनुच्छेद 170 के अंतर्गत ये आता है। और विधानसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो प्रमाणित करता है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे, मदन मोहन वर्मा थे, दरबारी लाल शर्मा या नफीसुल हसन? आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।